घुटने के दर्द होने पर व्यक्ति को नी रिप्लेसमेंट ही कराना पड़ता है क्या? तो ये संकेत है कि एक तो ये दवाओं से ठीक होने वाली चीज नहीं है। ऐसा कौन सी गलतफहमी है लोगों के मन में जो लोग डरते हैं और नहीं कराना चाहते? टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी अब से 15-20 साल पहले। कोई ऐसी घटना जिसको आप आज तक नहीं भूल पा रहे हैं? और उनकी कुछ एक दिन बाद मृत्यु हो गई। हुनर तो बहुतों के हाथों में देखा है हमने इस शहर में, हुनर तो बहुतों के हाथों में देखा है हमने इस शहर में, मगर दिल में जो दर्द ए इंसानियत रखे वही असली मसीहा होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ड्रीम सर्कल न्यूज टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। आज हमारे मंच पे एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जिनका नाम सिर्फ मुरादाबाद या उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश के मेडिकल जगत में बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। हड्डियों और जोड़ों के दर्द से कर्राते हुए मरीज को जिन्होंने दोबारा दौड़ना सिखाया, नी रिप्लेसमेंट की दुनिया का एक ऐसा नाम जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। कॉस्मोस हॉस्पिटल के डायरेक्टर और शहर के गौरव डॉक्टर अनुराग अग्रवाल जी। डॉक्टर साहब की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इनकी शोहरत का राज इनकी फीस नहीं बल्कि इनका सेवा भाव है। ये अपने पेशे और इंसानियत से प्यार करते हैं और शायद यही वजह है कि कुदरत ने इन्हें इस मुकाम पे पहुंचाया है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि अगर मैं आपकी तारीफ करने बैठूं तो बहुत टाइम निकल जाएगा तारीफ में, क्योंकि पर्सनल लेवल पे भी मैं आपका फैन हूं, आपकी कार्यशैली का फैन हूं। डॉक्टर साहब, एक पर्सनल से शुरुआत करते हैं। आपके बारे में जो बात मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है वह यह है कि ऐसा लगता है कि आपने अपने प्रोफेशन को सिर्फ एक कमाई का माध्यम नहीं बनाया है बल्कि अपनी जिंदगी का मिशन बनाया है। आपको डॉक्टर बनने के बाद कब ऐसा महसूस हुआ कि यही मेरा रास्ता है, दिस इज द राइट वे फॉर मी? देखिए, ऐसा है कि ये जो प्रोफेशन है मेडिकल का, ये एक सेवा का प्रोफेशन तो है ही है। हाँ, प्रोफेशन ज़रूर है क्योंकि हर प्रोफेशन के लिए, हर व्यक्ति के लिए एक पैसे की ज़रूरत होती है, एक सर्टेन अमाउंट की ज़रूरत होती है। किसी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए भी पैसे की ज़रूरत फाइनेंस जरूरी है। तो लेकिन उसके बावजूद भी हमको इंसानियत और इसकी नोबेलिटी को बनाए रखना होता है इस प्रोफेशन की, और हमको हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि हम उसका एक बैलेंस बना के चलें। बहुत बढ़िया। और वो अगर बैलेंस बना रहता है एक सेवा का और सेवा का जो मूल्य है उसके बीच में, तो ये प्रोफेशन अच्छी तरीके से और सबसे अच्छे तरह से चलाया जा सकता है। सम्मान भी और पैसा भी। नहीं डॉक्टर सर, डॉक्टर को भगवान का रूप कहा गया है, यही वजह है, इसके पीछे यही वजह है। हाँ बिल्कुल। और डॉक्टर्स करते हैं काम, अच्छा करते हैं, लेकिन क्योंकि बिना मूल्य के तो कोई चीज़ करना संभव नहीं है, इसलिए वो एक ज़रूरी है। लेकिन यह है कि ये प्रोफेशन सेवा का है और सेवा होती रहनी चाहिए। सर जैसे आज के बहुत लोग घुटने के दर्द को उम्र का एक सम्मान मान लेते हैं, उम्र का हिस्सा है ये। ऐसा कौन सा संकेत है जिसे हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? और सर, घुटने के दर्द होने पर व्यक्ति को नी रिप्लेसमेंट ही कराना पड़ता है क्या? देखिए, आपके सवाल को मैं 2-3 भागों में विभाजित करता हूँ। पहले तो आपने कहा कि लोग इसको सामान्य हिस्सा समझ लेते हैं अपने जीवन का, घुटने के दर्द को। ऐसा नहीं है। घुटनों के दर्द एक उम्र के साथ होता है। जैसे हमारी एजिंग होती है, हमारी उम्र बढ़ती है, ऐसे ही आप समझिए हमारे जॉइंट्स की भी एजिंग होती है। तो उनमें एक कार्टिलेज, एक चिकनी सतह होती है जिसमें पेन का सेंसेशन नहीं होता है। तो बढ़ती हुई उम्र के साथ वो कार्टिलेज धीरे धीरे डैमेज होने लगती है, और जब कार्टिलेज वो डैमेज होती है तो कार्टिलेज के नीचे का जो टिश्यू होता है उसको हम सबकॉन्ड्रल बोन कहते हैं अक्सर। वो जब एक्सपोज हो जाता है और आपस में रब करता है तो घुटना पेन करता है, रगड़ करता है तो घुटना पेन करता है। ये एक फिजियोलॉजी है जो कि एज के साथ हर मनुष्य के आनी है। किसी को जल्दी, किसी को बाद में, किसी को 50s में शुरू हो जाती है, किसी को 80s तक नहीं होती, किसी को बिल्कुल नहीं होती। तो सामान्य हिस्सा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, बाय एंड लार्ज काफ़ी, मतलब 50% लोग इससे ग्रस्त होते हैं, लेकिन वो इतने ग्रस्त नहीं होते कि उनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े। कुछ लोगों को थोड़ी बहुत दवा से और एक्सरसाइज से काम चल जाता है, लेकिन ऑपरेशन की आवश्यकता कब होती है? ये जब आपने मुझसे सवाल पूछा नी रिप्लेसमेंट, तो उसमें हम ये कहते हैं कि नी रिप्लेसमेंट का दर्द, पेन अगर आपको इतना ज़्यादा हो जाए कि वो आपकी नियमित दिनचर्या को प्रभावित करने लगे और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ होने लगे, आपको लगे कि मैं कहीं जाना चाहता हूँ, नहीं जा सकता,
आप सोचते हैं बहुत जीना मुझे चढ़ना पड़ेगा, स्टेयर्स चढ़नी पड़ेंगी, आप अवॉइड करेंगे, मैं नहीं जाता, उसके घर में स्टेयर्स चढ़नी है, मेरे को नहीं जाना। ऐसा बहुत देखा गया, ऐसा बहुत देखा गया है, बोले नहीं मैं नहीं जाता। तो इस तरह की जब दिनचर्या या आपको रूटीन लाइफ की दिनचर्या प्रभावित करने लगे, जैसे सुबह उठते ही आपको लगे कि मुझे अभी अपने दिनचर्या में आना है, लेकिन 5 मिनट बिस्तर पे थोड़ी देर आराम से बैठ जाऊं, फिर थोड़ा सा मैं पैर को चलाऊं और फिर मैं चलना शुरू करूं, तो इस तरह की जब चीज़ें आपके जीवन में आनी शुरू हो जाए तो ये संकेत है कि एक तो ये दवाओं से ठीक होने वाली चीज़ नहीं है। एक सर्टेन लेवल के बाद जब डिजीज़ बढ़ जाती है तो फिर ऑपरेशन ही इसका निदान है। सर जैसे मैं आपके ऐड देखता हूँ, पूरे पेज के काफ़ी आप ऐड आते हैं, कंप्यूटराइज करके आप देते हैं ऐड, ये क्या चीज़ है, क्या टेक्नोलॉजी है? कंप्यूटराइज नहीं है, रोबोटिक है। रोबोटिक्स, सॉरी। यस, कंप्यूटराइज पहले हुआ करता था, आप सही कह रहे हैं सर। अब से 4-5 साल पहले कंप्यूटराइज टेक्निक आई थी जिसको हम नेविगेशन कहते थे सर। तो वो आप ये समझिए कि रोबोटिक का छोटा भाई था। नेविगेशन के द्वारा हम ये पता करते थे कि हमारे नी जॉइंट का सही अलाइनमेंट कब होगा, जो हमको नी जॉइंट के लिए आर्टिफिशियल नी जॉइंट लगाना है उसको हमें किस एंगल पे फिट करना है, कैसे फिट करना है, वो एंगल का मेज़रमेंट और उस एंगल की सही दिशा और उसका सॉफ्ट टिश्यू का बैलेंस, ये सब हम उससे करते थे, जो कि नेविगेशन था, जिसे कंप्यूटराइज टेक्निक कहते थे। लेकिन उसके बाद फिर एक और एडवांसमेंट आया जिसको हम रोबोटिक्स कहने लगे। रोबोटिक में क्या होता है कि वो सब चीज़ें तो होती हैं जो एक नेविगेशन के द्वारा हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी, इसमें क्या होता है कि एक रोबोटिक आर्म भी होती है जो कि हम अपने हाथ से कट करते थे नेविगेशन में, उसमें अब एक ऑटोमेटिक आर्म है जो कि सारी चीज़ फीड होने के बाद सारे एंगल्स मनुष्य के फीड हो जाते हैं कि उसका नेचुरल नी किस एंगल पर था, उसी एंगल पर वो रोबोट अब बोन को कट करता है और फिर उसी जगह पर हम जो आर्टिफिशियल नी है उसको इम्प्लांट करते हैं, क्योंकि हर मनुष्य के नी के एंगल्स डिफरेंट होते हैं। आज मेरे नी का और आपके नी के जो एंगल्स हैं बॉडी के हिसाब से वो डिफरेंट होंगे। तो एक एआई के जरिए हम ये पता लगा लेते हैं कंप्यूटर ये रोबोटिक टेक्निक से कि इसका नी का एंगल जब ये नॉर्मल स्थिति में था, यानी आर्थराइटिस होने से पहले जो स्थिति थी, वो किस एंगल पे था। तो जब वो पता लग जाता है तो जो हम आर्टिफिशियल इम्प्लांट लगाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसी एंगल पे जाए जो उसका नेचुरल एंगल था, जो कि एक कुदरती एंगल था। तो उससे जो है इसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑपरेशन की, यानी कि पेशेंट को पेन बहुत कम होता है ऑपरेशन के बाद और पेशेंट को नेचुरल फीलिंग होती है और इम्प्लांट एक लंबे समय तक चलता है। बहुत बढ़िया। तो सर ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है या इसके ऊपर भी और चल रहा है? ये रोबोटिक बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ। ये इससे आगे अभी कुछ नहीं आया है। तो सर ये तो मेरे ख्याल से मुरादाबाद के लिए बहुत बढ़िया गर्व का विषय है कि आप सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। मैं सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ और मैंने तो ये चीज़ 2 साल पहले शुरू कर दी थी। तब पूरे मुरादाबाद ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में कोई रोबोट नहीं था, बल्कि एनसीआर में 2 रोबोट थे और मेरा रोबोट was the 25th रोबोट across the country। Across the country? हाँ, 2 साल पहले। लेकिन अब रोबोट्स और बढ़ गए हैं, लेकिन अभी भी यही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। सर एक पर्सनल क्या रिजल्ट कैसे आ रहे हैं सर, पहले के मुकाबले रिजल्ट अब कैसे हैं? रिजल्ट्स बेहतर हुए हैं। जो हम कन्वेंशनल तरीके से करते थे या परंपरागत टेक्निक से हम जो ऑपरेशन करते थे, उसके मुकाबले रोबोटिक टेक्नोलॉजी से अगर हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर आ रहे हैं। पेशेंट सेटिस्फेक्शन बहुत हाई बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। और पेशेंट की जो रिहेबिलिटेशन है, एक्सरसाइज है, वो ज़्यादा पेनफुल हुआ करती थी पहले, लेकिन रोबोट के बाद बहुत आसान और बहुत इजी और पेशेंट बहुत कंफर्टेबल रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब लोग ऑपरेशन के नाम से बहुत डरते हैं। नो डाउट ये जो 50 साल के बाद ही होता है, 60 साल के बाद तो उम्र भी निकल जाती है। ऐसा कौन सी गलतफहमी है लोगों के मन में जो लोग डरते हैं और नहीं कराना चाहते? सर देखिए ऐसा है कि ये खास करके जो नी रिप्लेसमेंट के साथ मैंने देखा चैलेंज जो फेस किया है एज ए डॉक्टर, एज ए सर्जन, जब मैं किसी को नी रिप्लेसमेंट एडवाइस करता हूँ तो वो ये कहता है कि हमारे पास बगल में साहब वो थे, उन्होंने कराया, वो आज तक दर्द बता रहे हैं, हमने उनका देखा, उन्होंने कराया वो। तो क्या हुआ है कि शुरू में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, अब से 15-20 साल पहले, तो इसके डिससेटिस्फेक्शन की रेट बहुत हाई थी। अब क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ साथ वो डिससेटिस्फेक्शन रेट कम हुई है, लेकिन लोगों को एग्जाम्पल वही है कि कोई किसी रिश्तेदार ने कराया तो कि हम नहीं करा रहे, उन्होंने कराया वो ठीक नहीं हुए। तो इसलिए ये थोड़ा सा प्रोसीजर इस तरह से थोड़ा बदनाम है, लेकिन धीरे धीरे अब लोगों को अवेयरनेस आ रही है और जैसे जैसे इसके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, जैसे रोबोटिक टेक्निक के बाद या और एडवांसमेंट टेक्निक के बाद या जो हमारी कन्वेंशनल टेक्निक है वो भी एडवांस हुई है। ऐसा नहीं कि रोबोटिक्स ही एडवांस हुआ है, जो हमारी परंपरागत
तरीका था करने का, उसमें भी बहुत चेंजेस आए हैं। तो उसके बाद से अब इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है। बढ़ी है। डॉक्टर साहब, जैसे इंटरनेट और सोशल मीडिया का ज़माना है, जैसा आपको पता है, लोग घुटनों के दर्द के हजारों इलाज उसमें आते हैं, उसमें दिखाते हैं, तो क्या वो सही होते हैं, उन पर भरोसा करा जाए या नहीं करना चाहिए सर? नहीं, उन सब पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हालांकि कुछ भरोसे के योग्य होते हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं, मेडिकली प्रूव्ड हैं। उनमें जैसे कि एक्सरसाइजेज हैं, या कुछ पेन किलर्स हैं, या कुछ कार्टिलेज को बिल्डअप करने वाली मेडिसिन्स हैं, वो तो भरोसा किया जा सकता है। लेकिन आप हर इलाज पे भरोसा नहीं कर सकते। उसमें आप कुछ गलत मेडिसिन्स या कुछ ऐसी दवाएं भी खा लेते हैं जिसकी वजह से आपके शरीर को और नुकसान हो सकता है। तो व्यूअर्स, बिल्कुल भी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बहुत भरोसा ना करें। और जब आपके पास इतना बढ़िया ऑप्शन है, इंडिया में 20 या 25 रोबोटिक सर्जरी करने वाले डॉक्टर्स है, एक उसमें मौजूद है, तो आप किसी भी चक्कर में ना पड़े, सिर्फ डॉक्टर साहब को ध्यान दें। तो सब आपको देश के बड़े बड़े मंचों पर हमने सम्मानित होते हुए देखा है। जब मर्दाबादवासी आपको देखते हैं तो उनमें गर्व आता है सर। एक ऐसी प्रतिष्ठित सम्मानों को प्राप्त करने के बाद आपके मन में क्या भाव आता है सर? सम्मान को प्राप्त करने के बाद तो मुझे लगता है कि ठीक है, मुझे तो लग रहा है ये जो सम्मान मिल रहा है मुझे ज़्यादा ही मिल रहा है, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मुझे तो यही महसूस होता है। बाकी क्योंकि आपके जो चाहने वाले हैं, आपके मित्र हैं, लोग हैं, और आपके शहरवासी हैं, वो उसको देख के गौरवान्वित ज़रूर महसूस करते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि मिल रहा है तो अच्छा है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मुझे और कुछ करना चाहिए, तब इसके मैं काबिल हो पाऊंगा। नहीं डॉक्टर साहब, आप इसके नो डाउट इसके काबिल हैं। और पब्लिक में सर आपको बहुत प्यार मिलता है, और पब्लिक आपसे बहुत प्यार करती है। इसका अंदाजा हम लोगों को है, हम पब्लिक से रहते हैं, हम लोग पब्लिक से मिलते हैं। डॉक्टर साहब, अगर कोई युवा डॉक्टर आज अपने आप स्टार्ट करना चाहे, इसमें क्षेत्र में आना चाहे, आपको आदर्श मान के, तो उसे आप क्या कहना चाहेंगे? पैसा या पेशा पहले? पेशा पहले, पैसा अपने आप आता है। बहुत ही बढ़िया था, क्या बात है, शॉर्ट और बढ़िया डॉक्टर साहब ने जवाब दिया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर के पास आने से पहले मरीज सिर्फ बीमारी को लेकर नहीं आता, वे अपने डर और उम्मीदों को लेकर भी आता है। एक डॉक्टर के लिए मरीज का भरोसा कितना महत्वपूर्ण है? डॉक्टर के लिए मरीज का भरोसा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मरीज आपके पास पहले भरोसे से नहीं आ रहा है तो वो 50% तो ये मान के चलता है पता नहीं मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो उसका भरोसा आपके आने से पहले अगर आप पर है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। वो तो उससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं हो सकती। लेकिन अगर उसका भरोसा आपसे पहले से पहला एक्सपोजर है उसका आपसे, उसको कोई आपका फीडबैक नहीं जानता, तो फिर आपको ओपीडी में उसको इतना तो भरोसा दिलाना चाहिए कि मैं डॉक्टर साहब जो मेरा ऑपरेशन करेंगे मैं ठीक होके जाऊंगा। अगर उसको ये भरोसा नहीं हुआ तो अच्छे रिजल्ट के बावजूद भी उसके मन में थोड़ा सा कुछ ना कुछ रह जाता है कि नहीं अभी कुछ और बेहतर हो सकता था। तो मतलब ये बहुत जरूरी चीज़ है। बहुत डॉक्टर साहब, आपके कैरियर में बहुत आपने ऑपरेशन करे, बहुत घटनाएं रही होंगी, कोई ऐसी घटना जिसको आप आज तक नहीं भूल पा रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी? हाँ देखिए, घटनाएं तो ऐसी बहुत सारी हुई हैं, एक स्पेसिफिक तो मुझे कोई याद नहीं आ रही, लेकिन मुझे ये है कि कभी कभी सभी से कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं मेडिकल साइड में, और उसका रीज़न हमेशा डॉक्टर नहीं होता, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। सर्जन नहीं होता, उसके कारण मरीज की फिटनेस होती है, एज होती है। जैसे कि मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एक आध ऐसा मतलब घटना हुई है, जैसे कि बहुत उम्र दराज कोई पेशेंट हैं, उनका ऑपरेशन के लिए हमने हाई रिस्क बताया, उनके फ्रैक्चर हो गया है, मान लीजिए उनकी एज शायद ऐसे 80 या 90s में कुछ रही, और हमने उनका ऑपरेशन किया। हमने कहा कि देखिए ऐसा है कि ऑपरेशन के समय भी इनकी मृत्यु हो सकती है, उसके बावजूद भी घर वाले तैयार हो जाते हैं। और एक बार ऐसा हुआ भी है कि ऑपरेशन किया हमने, उनको समझाया भी था कि इनको ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद मृत्यु हो सकती है, और उनकी कुछ एक दिन बाद मृत्यु हो गई। वेरी बैड। लेकिन उस परिवार ने कोई शिकायत नहीं की, और बल्कि बड़े उससे अच्छे तरीके से उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, हम आपका पूरा बिल भी देके जाएंगे, आपने पूरी मेहनत की है। फिर मैंने ही मुझे ही अच्छा नहीं लगा, तो मैंने बहुत उनका मैसिव डिस्काउंट करके, मतलब जो कि मिनिमम सा खर्चा होता है उस पर उनको मैंने डिस्चार्ज कर दिया। तो उन्होंने कहा हमने तो आपसे बोला नहीं डॉक्टर साहब। तो मैंने कहा नहीं आपने बोला नहीं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ऐसे लोग भी हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि इसमें बड़ी झगड़े भी हो जाते हैं, लड़ाई करते हैं, शोर मचाते हैं, जानते हुए कि हमारा मरीज़ इस तरह का था, उसकी कंडीशन इस तरह की थी। तो मेरे कहने का मतलब, मेरे आपके द्वारा सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर कहे उस बात को समझें। और अगर एक बार आपने हाँ कर दी है किसी चीज़ पे, आपका पेशेंट हाई रिस्क है या लो रिस्क है, जो भी है, हाई रिस्क पे अगर आपने हाँ कर दी है तो आप वो चीज़ याद रखें
कि डॉक्टर साहब ने हमको ये बोला था और ये हुआ है। तो उससे क्या है कि एक अच्छा वातावरण बना रहता है और डॉक्टर को आगे उस तरह के हाई रिस्क पेशेंट देने में कभी डर नहीं लगता। नहीं तो क्या है कि एक ऐसा मैसेज चला जाता है तो उससे नुकसान, कुछ लोग होते हैं, चंद लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह करते हैं, लेकिन नुकसान पूरी सोसाइटी का होता है, पूरे समाज का होता है। डॉक्टर हाई रिस्क पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहता है। तो ये सब चीजें हैं। मुझे लगता है कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि उसका पेशेंट खराब हो, ऐसा कोई नहीं चाहता। और ये मेडिकल साइंस है, इसमें 2+2 4 नहीं होता, हमेशा कभी 5 भी होता है कि हमें अनएक्सपेक्टेड से ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि पेशेंट हमारे पास बिल्कुल ऐसा आया जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी और अच्छा होकर जाता है, और कभी कभी 2+2 3 भी हो जाता है। तो 3 को आपको समझना चाहिए और उसको एक्सेप्ट भी करना। ठीक है। तो सर, कॉस्मोस हॉस्पिटल आज शहर और आसपास के जिलों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है। इस सफर को जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो दिल में सबसे ज्यादा सुकून देने वाला कौन सा पल रहता है सर? कॉस्मोस हॉस्पिटल, आप जो जैसे आपने कहा, मैं भी ऐसे सुनता रहता हूँ। मैं ये तो नहीं मानता कि ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल और सबसे अच्छा है। हो सकता है शायद आपकी नज़र में हो, तो जनता की नज़र में भी होगा। जी सर। लेकिन आपने जो ये पूछा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप क्या पूछा सवाल में? सर, मेरा क्वेश्चन है, जब ऐसे कौन सा पल है जिसको आपको बहुत सुकून देता है कि मैंने ये कॉस्मोस बना के बहुत अच्छा किया? हाँ, देखिए, जब मैंने कॉस्मोस बनाया था उससे पहले मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा था अपना। मेरा छोटा सा नर्सिंग होम था सर, और वहाँ पे मैं बड़ा कंपेशनेट था हर चीज़ के लिए। पेशेंट आया, मैंने उस पर पैसे कम हुए, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं इतने में कर दूंगा। जब मैं कॉस्मोस बना रहा था तो मुझे लग रहा था कि इतना बड़ा एक कॉर्पोरेट टाइप का हॉस्पिटल बन रहा है, शायद वो बिहेवियर मेरा यहाँ पे बदल जाएगा, चेंज होगा। हाँ, और मैं इसके लिए बड़ा एप्रीहेंसिव था कि लोग मुझे कहेंगे पता ही डॉक्टर साहब वहाँ ऐसे थे और अब यहाँ ऐसे हो गए। तो ये एक मेरे मन अंदर चिंता थी, लेकिन मैंने उसको काफ़ी हद तक निभाने की कोशिश की कॉस्मोस में। बहुत करता है। हाँ, बहुत कॉस्मोस में निभाने की कोशिश की मैंने, और मुझे वो अभी भी सुकून देता है कि अभी भी लोग मुझे इस नज़र से नहीं देखते हैं। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी सुकून की बात है कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जैसी इतना बड़ा स्ट्रक्चर और इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट होने के बावजूद भी अभी वो चीज़ मेरे साथ जुड़ी हुई है और लोग इस तरह सोचते हैं। तो मैं करता ही होऊंगा शायद थोड़ा बहुत, मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हैं ऐसा तो बस यही मुझे सुकून देता है कि नहीं ठीक है। डॉक्टर साहब, आप तो, आपके लिए तो एक दिनचर्या नॉर्मल है, आप बहुत लोगों के साथ करते हैं, लेकिन जिसके साथ होता है सर वो याद रखता है। और मेरे पे बहुत लोग ऐसे मिलते हैं कि भाई हमारा बिल बहुत ज़्यादा था, हमने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की तो डॉक्टर साहब ने इतना डिस्काउंट कर दिया जितना हम सोच भी नहीं रहे थे। तो डॉक्टर साहब, आदमी आपकी तारीफ करता है, पीछे तारीफ करता है। बस ये चीज़ बनी हुई है, मुझे इसी बात की खुशी है और यही मुझे सुकून देता है। डॉक्टर साहब, अगर आप अपनी पूरी मेडिकल यात्रा को एक वाक्य में परिभाषित करना चाहें तो वो वाक्य क्या होगा सर? वो वाक्य है, सबसे पहले आपको अपना काम अच्छे से करना चाहिए और मरीज के प्रति और अपने प्रोफेशन के प्रति ऑनेस्ट रहना चाहिए सर। बाकी चीजें सब बात की हैं सर, मरीज के प्रति और पेशेंट के प्रति और अपने प्रोफेशन के प्रति, दोनों के प्रति ऑनेस्ट रहना चाहिए। बढ़िया लाइन। और डेडिकेशन एंड ऑनेस्टी, अगर आप मुझसे पूछे तो ये 2 वर्ड्स हैं। कोई भी आदमी अगर प्रोफेशन में आता है उसको ये करना चाहिए। बाकी तीसरा जो उसका पार्ट है, पैसे वाला पार्ट है, या जो उसका कमर्शियल एंगल है, वो अपने आप ही, आपने बताया तो अपने आप ही आता है, फिर अपने आप ही आता है। डॉक्टर साहब, आजकल 20 साल के 25 साल के युवा घंटों लैपटॉप पे, फोन पे बैठे रहते हैं। स्पाइन और हड्डियों की बीमारी से बचने के लिए आप उन्हें ऐसे कौन से 3 गोल्डन रूल्स बताना चाहते हैं? देखिए, आपने सही कहा कि आजकल जो युवा है ज़्यादातर कुछ उनके वर्क कल्चर ही ऐसा हो गया है कि आपको लैपटॉप पे काम करना है, आप उसे अवॉइड भी नहीं कर सकते। तो उसमें 3 रूल तो यही है कि अगर आप बहुत लॉन्ग आवर्स तक बैठे हुए हैं तो कंटिन्यूस ना बैठे रहें सर, थोड़ा थोड़ा उसके बीच में पॉज लें, थोड़ा चहलकदमी करें, थोड़ा बाहर जाएं, अंदर जाएं रूम के, थोड़ा अपने बॉडी को रिलैक्स करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लें 1-8 मिनट के लिए, और फिर आके काम शुरू करें। नंबर 1। नंबर 2, इस काम के बाद जो भी आपके वर्किंग आवर्स हैं उसमें ज़रूर समय निकालें एक्सरसाइज करने का, ये दूसरा गोल्डन रूल है। और तीसरा ये है कि अपनी डाइट को उसी तरह ऑप्टिमाइज कर लें। अगर आप बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न नहीं कर रहे हैं तो फिर आप बहुत ज़्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट और जंक फूड इसको अवॉइड करें, क्योंकि एक तो आप वैसे ही ऑलरेडी सेडेंटरी हैं, उसके बावजूद आप बर्न भी नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद आप इस तरह का फूड हैबिट्स हैं आपकी, तो इनको ऑप्टिमाइज करना है आपको। तो 3 चीज़ें हो गई कि बीच में लॉन्ग आवर्स के बीच में आपको उठना है, दूसरे आपको नियमित एक्सरसाइज करनी है, तीसरे आपको अपनी फूड हैबिट्स को ऑप्टिमाइज करना। 3 चीज़ें हो गई, तीनों गोल्डन रूल।
बहुत जरूरी चीज सर, ये तो मुझे लगता है कि लोगों को बड़ा फायदा पहुंचाएगी सर, आपने बताया। सर लोग घुटने के दर्द में चूना खाते हैं, तेल की मालिश कराते हैं, पेन किलर्स लेते हैं, तो सर ये क्या चीज़ है, सही है या खतरनाक है? चूना खाने का तो मुझे नहीं कर आइडिया, लेकिन पेन किलर्स खाते हैं उससे पेन कम होता है, और मालिश कराने से सूदिंग इफेक्ट आता है, लेकिन ये चीज़ें परमानेंट नहीं है। अभी एक अगर पेन आपका बहुत हल्का है, माइल्ड है, तो एक्सरसाइज करिए, माइल्ड पेन किलर खाइए, और वैसे पेन किलर खाइए जिनका आपके बॉडी पे इफेक्ट ना हो, किडनी पे इफेक्ट ना करें। और अगर इन सब के बावजूद भी अगर आपका दर्द ठीक नहीं होता, तो फिर मैंने बताया परमानेंट सोल्यूशन तो आपका ऑपरेशन है। तो सर ऐसी कौन सी हम चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करें जिससे हमारी हड्डियां मजबूत हो जाएं और सर लॉन्ग लाइफ चले? देखिए, डाइट में कैल्शियम रिच डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट लें सर, उसके बाद प्रोटीन्स लें, जैसे कि एग्स लें, दालें वगैरह खाएं। दूसरे सब इन डाइट के अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नियमित एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम। उससे आपकी हड्डियां मजबूत रहती हैं सर। बॉडी के अंदर जो हड्डी के अंदर कैल्शियम जाने की जो फिजियोलॉजी है वो एक्सरसाइज से प्रमोट होती है, एनहांस होती है। तो जो कैल्शियम है वो बोन के अंदर घुसता है। तो ये मेन चीज़ें हैं, इन पे आप ध्यान दें। हाई प्रोटीन डाइट और नियमित एक्सरसाइज, ये सब। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बताया, अगर आप हाई प्रोटीन लेते हैं और अच्छी डाइट लेते हैं तो अपनी हड्डियां आपकी मजबूत हो जाएंगी, तो ये प्रॉब्लम से आप काफ़ी टाइम तक बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आमतौर पे देखा है महिलाओं को गठिया की बीमारी बहुत देखने को मिलती है, क्या गठिया रोग का सफल इलाज आज संभव है मर्दाबाद में? देखिए, गठिया, इस पे मैं आपके कम से कम 3 मिनट प्लीज सर, प्लीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गठिया एक बड़ा वेग सा टर्म है सर। गठिया, हम किसी भी जॉइंट पेन को गठिया कहते हैं, और वो सही भी कहते हैं। आर्थराइटिस, लेकिन आर्थराइटिस कई तरह की होती है। एक तो जो हम नी पेन की आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, जो एज के साथ होती है, उसको हम ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं सर। वो एक अलग कैटेगरी है। एक बाकी आर्थराइटिस की एक अलग कैटेगरी होती है, जिसमें रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग आर्थराइटिस है, और तरह तरह के बहुत सारे नाम, मेडिकल नाम हैं। तो वो आर्थराइटिस जो है एक तरीके से कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ की तरह होती है, जो हमारे शरीर में जिस तरह के कुछ जीन्स हैं या कुछ तरह के ऑटो इम्यून कॉम्प्लेक्स बनते हैं, उनकी वजह से होती है। तो वो जो आर्थराइटिस की जो एक कैटेगरी है, हालांकि वो उसकी परसेंटेज कम है सर, लेकिन उसके लिए तो आपको रेगुलर मेडिसिन खाना ज़रूरी है सर। उसका और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और जो ऑस्टियो आर्थराइटिस है, जो एज के साथ आर्थराइटिस हो रही है, जैसे कि जिसका पहले मैंने जिक्र किया कि 50 साल के बाद इस तरह की होती है, तो आजकल वो एक उसके पेशेंट देखने को ज़्यादा इसलिए मिलते हैं कि हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गई है। पहले क्या था कि भाई, जो अब हमारे देश की एवरेज एज जो है 72 ईयर्स हो गई है आज के टाइम में, जो पहले कभी 55 साल हुआ करती थी। तो इसका मतलब यह है कि अब मनुष्य ज़्यादा जिंदा रह रहा है, ज़्यादा समय तक जीवित है, तो एज रिलेटेड चीज़ें उसे आएंगी, तो उनकी परसेंटेज हाई होगी, बढ़ेगी। तो एक तो वो वजह है। तो जो वैसी आर्थराइटिस है, जो ऑस्टियो आर्थराइटिस के अलावा जो आर्थराइटिस है, जैसे मैंने पहले कहा, उसको तो आपको मेडिसिन की रेगुलर ज़रूरत पड़ती है, और आपको ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती है। लेकिन जो ये ऑस्टियो आर्थराइटिस है, इसके बचाव के लिए आप 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आप किसी जैसे हार्ड सरफेस पे, ज़मीन पे बैठने की हैबिट को कम कर दें। अगर आपको थोड़ा थोड़ा पेन शुरू हो रहा है, तो जैसे स्क्वैट करना होता है, जैसे इंडियन टॉयलेट यूज़ करते हैं, वो हैबिट आपको छोड़ देनी चाहिए। स्टेयर्स अवॉइड करनी चाहिए, मतलब अगर जहाँ लिफ्ट है आप लिफ्ट का इस्तेमाल करें। और पालथी मार के जैसे बैठते हैं, बहुत से लोग कहते हैं हम योगा करते हैं, पालथी मारते हैं सब, लेकिन घुटनों में दर्द शुरू हो गया है, और पालथी नहीं मारेंगे तो हम बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। मैं उनसे कहता हूँ नहीं, अब आपको पेन शुरू हो गया है, आप 50-60 जिस भी एज ग्रुप में हैं, अब आप इसको छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप ये कंटिन्यूस पालथी लगाते रहेंगे या इंडियन टॉयलेट यूज़ करते रहेंगे, तो ये जो वियर टियर है कार्टिलेज का, ये और बढ़ेगा। हाँ, तो उसको फिर उस वक्त रोक देना चाहिए। तो ये सब चीज़ों का प्रिकॉशन रख के हम जो ऑस्टियो आर्थराइटिस है उसको थोड़ा बचा सकते हैं। हाँ, वो हो सकता है कि लिमिटेड रहे, आपका दवा से ही काम चल जाए, आपको ऑपरेशन की। मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी, लोग इसमें अवेयर नहीं है, लोग जानबूझ के चौकी मार के बैठते हैं ताकि हमें आराम मिलेगा। तो सर थोड़ा सा एक बात पे मैं कंफ्यूज हूँ, आपने बताया कि आजकल एज 72 ईयर्स हो गई है, पहले 55 थी, 55 जबकि पहले इतना अच्छा खाना था, रहना सहना था, मोबाइल नहीं था, और आज ये सब कुछ लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन पहले इलाज भी नहीं थे सर। जैसे कि कार्डियक डिजीज का कितनी आप देखते हैं, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी हो जाती है तो उससे एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। डायबिटीज जल्दी ही डिटेक्ट हो जाती है, तो अवेयरनेस बढ़ी है, उससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ी है। अच्छा, इसलिए सर
दोस्तों, नी रिप्लेसमेंट की कब जरूरत पड़ती है? क्या प्रत्यारोपण से पहले हम ये दवाइयों से भी इसका इलाज संभव कर सकते हैं? हाँ, दवाओं से देखिए किसी हद तक, जैसे मैंने पिछले अपने आपके सवाल का जवाब दिया था हाँ, आपने बताया था। हाँ, कि जैसे दवाओं से एक सर्टेन लिमिट तक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको रोज दवा खानी पड़ रही है सर, आप प्रतिदिन आपको कहते हैं कि हमें दर्द की गोली खानी पड़ती है, हमारा काम नहीं चलता, तो फिर आपको नी रिप्लेसमेंट करा लेना चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन दवा खाने से आपके बहुत सारी जैसे किडनी है, लिवर है, इन पे इफेक्ट आने लगता है। सर, हड्डियां कमजोर होने के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? आजकल देखने को मिल रहा है कि जरा सा पैर मुड़ने में हड्डियां टूट जाती हैं। आखिर उम्र से पहले हड्डियां जवाब क्यों दे रही हैं? देखिए, हड्डियां कमजोर होने के शुरुआती लक्षण तो ऐसे बहुत ज़्यादा एविडेंट नहीं होते, लेकिन हाँ, पेन वगैरह शुरू हो जाता है। विटामिन डी आजकल बहुत कम है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमारे देश में ज़्यादा है, और इसमें खाने पीने से ज़्यादा हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशनल वो है, इशू है, क्योंकि इस रेस में थोड़ा सा कम है विटामिन डी। तो एक तो आपको अपना रेगुलर विटामिन डी चेक कराना चाहिए और उसको रिप्लेनिश करते रहना चाहिए। दूसरी, आपने कहा कि छोटी सी चीज़ से फ्रैक्चर हो जाता है, तो फ्रैक्चर का तो पैथोलॉजी ये है कि वो एंगल है, किस एंगल पे आपका पैर मुड़ता है। तो कभी छोटे चोट से भी फ्रैक्चर हो जाता है और कभी कभी बड़े बड़े एक्सीडेंट के बाद भी फ्रैक्चर नहीं होता। तीसरी चीज़ ये है कि हड्डियां मजबूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हड्डियां मजबूत करने के लिए देखिए, एक ऑस्टियोपोरोसिस की एक एज होती है। मेल में, आदमी में, पुरुषों में ऑस्टियोपोरोसिस थोड़ी देर से होती है, लेकिन महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी शुरू हो जाती है। जब उनका मेनोपॉज हो जाता है तो उनकी बॉडी में ऐसे हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से उनकी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। तो विशेषकर महिलाएं जो 45 साल से के एज से ऊपर की महिलाएं हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको अपना ऑस्टियोपोरोसिस पे नज़र रखनी चाहिए और उनको उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। पुरुषों के लिए तो 70 साल तक भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महिलाओं को इस पे बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं हड्डियाँ, तो फिर फ्रैक्चर्स की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। हाँ, छोटी सी जो पैर उनका मुड़ जाएगा तो फ्रैक्चर हो जाएगा, या फ्रैक्चर नेक फीमर होता है जिसे हम कूल्हे का फ्रैक्चर कहते हैं। ये ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट्स में बहुत कॉमन है, और महिलाओं में और भी ज़्यादा इसलिए कॉमन है क्योंकि उनकी जो ऑस्टियोपोरोसिस है उसको वो डिटेक्ट नहीं कर पाते। 45 साल की उम्र से उनकी ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाती है। हाँ, जिसको हम वो डिटेक्ट नहीं करते और ट्रीट नहीं होता समय से, तो फिर उसमें इस तरह का इंसिडेंस बढ़ जाता है। सर, महिलाओं के लिए बहुत अच्छी जानकारी है ये। सर, जैसे आपने बताया कि विटामिन डी सबसे बड़ा प्रमुख कारण है हड्डियां कमजोर होने का, सबसे बड़ा सूत्र क्या है सर विटामिन डी पाने का? विटामिन डी पाने के डाइटरी सूत्र तो ज़्यादा नहीं है। एक तो ये कहते हैं सन का एक्सपोजर हो, और अगर आपका विटामिन डी कम है और डिटेक्ट हो गया तो फिर आपको रेगुलर सप्लीमेंट ले लेना चाहिए। सप्लीमेंट? डाइटरी सोर्स उतने रिच नहीं है विटामिन डी के, जो मैं आपको बताऊं कि ये खा लें आप, तो आपको उससे रिप्लेनिश नहीं होगा। बहुत बढ़िया। सन का एक्सपोजर और सप्लीमेंट। सर हाँ, यही सुना हमने कि सूरज की रोशनी से बॉडी में विटामिन डी बढ़ता है। जब पता चला कि आप आने वाले हैं तो डॉक्टर साहब मेरे पे सवालों के ढेर लग गए कि डॉक्टर से पूछना है, डॉक्टर से पूछना है। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड हमारी टीम ने तैयार करा है आपके लिए, तो बहुत शॉर्ट सा जवाब देना है आपको। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल के लिए सबसे बड़ी कमाई क्या है? बैंक बैलेंस या मरीज के चेहरे की मुस्कान? मरीज के चेहरे की मुस्कान। क्या बात है सर, मुझे आपसे ये उम्मीद थी सर। अगर कोई बहुत गरीब व्यक्ति आपके पास आए और उसके पास ऑपरेशन के पैसे ना हो, तो डॉक्टर साहब का पहला रिएक्शन क्या होगा? पहला रिएक्शन मुझे होगा कि मैं इसकी कैसे मदद करूं, कर सकूं। अगर हो सकती है, मेरे संभव है उस पे थोड़े कम पैसे हैं या इतने हैं कि खर्चे में उसका काम चल जाए, तो मैं कोशिश करता हूं कि उसका काम हो जाना चाहिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यही सब बात है जो आपको सबसे अलग बनाती है। मुरादाबाद के मरीजों के लिए एक लाइन में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मरीजों के लिए, अपने मरीजों के लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी आपका लक्षण, अगर विशेषकर क्योंकि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ तो हड्डियों से संबंधित ही बात करूँगा, कोई भी लक्षण आपको कहीं भी पेन है या कुछ है तो उसको इग्नोर ना करें। उसको समय रहते डॉक्टर स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखा लें, क्योंकि हो सकता है कि उसमें कोई ऐसी हिडन चीज़ हो जो कि ना पकड़ में आ रही हो, बाद में बड़ा रूप ले ले। सर जनरली सुबह उठते ही सबसे पहले आदमी क्या चीज़ लेनी चाहिए आदमी को? चाय, कॉफ़ी या मोबाइल? वैसे तो आजकल लोग मोबाइल सर कभी कभी तो मैं भी ले लेता हूँ, लेकिन वैसे मेरी प्रेफरेंस चाय रहती है, कॉफ़ी कम पीता हूँ। सर घुटनों के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है? चलना, वॉक या जिम? जिम उतनी अच्छी चीज़ नहीं है, चलना है अच्छी चीज़। जिम में क्या है कि कुछ एक्सरसाइज तो ठीक है, लेकिन कुछ एक्सरसाइज जैसे कि स्क्वाट करना है या नीज को बहुत बेंड करना है, वो घुटनों के लिए
अच्छी नहीं है, मतलब अच्छी इन द सेंस कि जिनको पेन है उनको नहीं करनी चाहिए, उनको वॉक पे ज्यादा एम्फेसिस देनी कितना देर वॉक सर, कितना टाइम? वॉक 20 मिनट तो मिनिमम करनी चाहिए, करना चाहिए। 20 मिनट वॉक तो इम्पोर्टेंट है। सर घुटने का दर्द अगर किसी को स्टार्ट हो गया है तो आराम ज्यादा अच्छा है या एक्सरसाइज करना ज्यादा अच्छा है? नहीं, कुछ जो डॉक्टर बताता है वो एक्सरसाइज करना, अपने मन से कोई एक्सरसाइज ना करें सर, और वही करनी चाहिए। आराम से तो बहुत उसको लाभ नहीं होगा, लेकिन एक्सरसाइज जो डॉक्टर्स के द्वारा बताई हुई एक्सरसाइज है उनको करना जरूरी है। सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, एक ऐसी आदत जो हर 50 साल प्लस व्यक्ति को आज ही शुरू कर देनी चाहिए। नियमित व्यायाम और वॉक। बहुत बढ़िया। और सर ऐसी कोई आदत जो आज ही छोड़ देनी चाहिए आपका पॉडकास्ट देखने के बाद? आलस। सर मरीजों की सबसे बड़ी आम गलती जो सब मरीज करते हैं, ऐसी कौन सी गलती है सर? आम गलती सबसे बड़ी ये है कि वो स्पेशलिस्ट को नहीं दिखाने जाते सर। सबसे कोशिश करते रहते हैं कि मैं कोई बगल के किसी डॉक्टर, छोटे डॉक्टर से दिखा लूं, पूरी तरह इन्वेस्टिगेट नहीं कराते। बस दिखाइए ज़रूर, उनका भी रोल है जो आपके पास में डॉक्टर हैं, लेकिन एक बार स्पेशलिस्ट की राय ज़रूर ले लीजिए। उसके बाद वो अगर कह दे कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी चीज़ है, तो आप फिर अपना कहीं भी इलाज को जारी रख सकते हैं। लेकिन एक बार कोई भी सिम्टम आने के बाद एक बार स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। मुझे लगता है ये व्यूअर्स को लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, कुछ हिडन चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं महसूस होती, वो सिर्फ स्पेशलिस्ट ही देख सकता है। तो प्लीज़ डॉक्टर साहब की बात को मानिए। डॉक्टर साहब क्या वजन, दिनचर्या, गलत पोस्चर और व्यायाम की तीनों कमी घुटनों को प्रभावित करती हैं? वजन करता है, वजन करता है। व्यायाम की कमी इतना प्रभावित नहीं करती है। और दिनचर्या में वही, जैसे मैंने बताया, अगर आपको पेन शुरू हो गया है तो वो आपको नी को बेंड करने वाली जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो बंद कर देनी चाहिए। सर तो सब जैसे मैंने बताया आपको, जब पता चला मेरे व्यूअर्स को कि आप आने वाले हैं तो प्रश्नों का हम पे झड़ी लग गई। कुछ हमने प्रश्न उसमें चूज करे हैं सर आपके लिए। यश भारद्वाज जी पूछ रहे हैं सर, ये एमडी से, नी रिप्लेसमेंट के बाद व्यक्ति समान जिंदगी कितने टाइम बाद जीनी शुरू कर सकता है? सामान्य जिंदगी मतलब बिल्कुल, अगर रूटीन जैसे उसको पता ही नहीं लगे कि मेरा नी रिप्लेसमेंट हुआ है, 25 दिन से 1 महीने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, मतलब उसको कोई स्टिक नहीं रहती, कुछ नहीं रहती, और वो मतलब अपने फंक्शन अटेंड करना है, बाहर जाना है, सब कुछ शुरू कर सकता है। स्टेयर्स चढ़ना है, हाँ स्टेयर्स चढ़ना है, ट्रैवलिंग करना है। सामान्य जिंदगी से मैं इनका यही मतलब समझ रहा हूँ, यही मतलब है कि किसी को पता ही नहीं लगे कि इनका नी रिप्लेसमेंट हो चुका है, तो वो लगभग 1 महीना लगा। आई थिंक तो बहुत छोटा टाइम। सर ये जतिन भाई पूछ रहे हैं, सर अगर मैं आपसे कहूँ कि घुटना खराब होने के बाद भी इलाज शुरू करना सबसे बड़ी गलती है, तो आप आम आदमी को क्या सलाह देंगे? मैं आम आदमी को ये सलाह दूंगा कि स्पेशलिस्ट से मिलें और उस वक्त तक का इंतजार ना करें जब दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। बल्कि मैं तो कहता हूँ, कुछ लोग मेरे पास आते हैं, नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत उनको 3, 4, 5 साल पहले होती है, लेकिन वो 5 साल तक उसको टालते रहते हैं। नहीं कराना है। अब कुछ लोग कहते हैं भाई इस उम्र में क्या ज़रूरत है। अब मैं कहता हूँ जवानी में तो किसी का ये ऑपरेशन होता नहीं है, और फिर वो इस स्थिति में आते हैं कि वो बिल्कुल व्हील चेयर पे आते हैं और बिल्कुल चल नहीं सकते। तो मुझे लगता है वो स्थिति भी नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है, ऑपरेशन की जटिलता बढ़ती है और ऑपरेशन के मनचाहा रिजल्ट, जैसे डिजायरेबल रिजल्ट है जो हम कह रहे हैं ना, कि एकदम से मरीज अगले दिन ही हमारा मरीज चलने लगता है, ऑपरेशन के नेक्स्ट डे हम चला देते हैं, खड़ा कर देते हैं, चला देते हैं, और जब वो डिस्चार्ज होता है तो वॉशरूम वो खुद जाता है। तो लेकिन वो डिजायरेबल रिजल्ट नहीं मिल पाते, तो हमको अच्छा नहीं लगता। हम उनसे कहते हैं कि अगर आपने आज कराया, अगर आप 5 साल तक आपने दर्द भी इसका झेला, अगर आप इसको 2-3 साल पहले करा लेते तो आपका डिजायरेबल रिजल्ट आता, कम जटिल ऑपरेशन होता। हाँ, तो मैं ये चाहता हूँ, अगर लगता है कि आवश्यकता है ऑपरेशन की, तो बहुत डिले ना करें। इलेक्टिव सर्जरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि आज आपको लग रहा है तो आप कल ही करा लें, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, लेकिन ये नहीं कि 5-5 साल। आपको 5 साल पहले एडवाइस किया गया नी रिप्लेसमेंट और आप 5-7 साल बाद आ रहे हैं कराने। कष्ट भी सहो, उसके बाद फिर कॉम्प्लिकेटेड भी सर्जरी हो जाती है, उससे क्या फायदा? मुझे लगता है बहुत बढ़िया। दोस्तों मुझे लगता है ये आंसर आप काफी बार दे चुके हैं, लेकिन फिर भी इनका क्यूरियोसिटी थोड़ी दूर कर दीजिए। क्या हर घुटने का दर्द घुटना खराब होने का संकेत होता है, और सबसे बड़ा संकेत क्या है घुटना खराब होने का? नहीं, हर घुटने का दर्द घुटना खराब होने का संकेत नहीं होता। उसमें बहुत सारी और ऐसी चीजें होती हैं। इनका घुटना खराब होने से मतलब मैं आर्थराइटिस से समझ रहा हूँ, वही होगा सर? नहीं, ऐसा नहीं है। घुटने में और बहुत सारी चीजें होती हैं, कार्टिलेज के अलावा लिगामेंट्स होते हैं, मेनिस्कस होते हैं, उनके भी पेन होते हैं। तो वो घुटना खराब होने का संकेत नहीं है, तो उसको स्पेशलिस्ट देखेगा, MRI, CT और जो एक्सरेज करा के, और उसके बाद उसका फैसला होता है कि उसको क्या करना चाहिए। दोस्तों मुझे लगता है कि बहुत सफल हमारा पॉडकास्ट रहा, और इतना आपसे ज्ञान मिला हमें आज
लगता है कि आप ज्ञान के भंडार हैं सर, आपको नॉलेज है, जबरदस्त नॉलेज है। डॉक्टर साहब अंत बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, अगर मुरादाबाद का कोई व्यक्ति अभी घुटनों के दर्द से परेशान होकर ये पॉडकास्ट देख रहा है जी, तो आप उसे सिर्फ एक सलाह क्या देना चाहेंगे? अगर घुटनों से दर्द है उसको और वो पॉडकास्ट देख रहा है, तो मेरी राय है कि आपके जो भी निकट के स्पेशलिस्ट हैं ऑर्थोपेडिक्स के, आप उनके पास ज़रूर जाएं और उनको दिखाएं। सर बहुत बढ़िया रहा सर, और आपने सबसे बार बार यही निवेदन कर रहे हैं, डॉक्टर साहब भी सबसे यही कह रहे हैं कि किसी भी दर्द को मामूली ना समझें और एक बार अच्छे स्पेशलिस्ट से राय जरूर लें। मुझे लगता है सर आज का पॉडकास्ट बहुत सफल रहा सर, एक छोटा सा ये मोमेंट तो हमारी टीम की तरफ से, ताकि आप हमें याद रखें और ना भूल पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।